डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे वेटेड ग्राफ यानी भारित ग्राफ। मान लीजिए हमको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें v वर्टेक्स और e एजेस का सेट है। तो g इज इक्वल टू वी ई एक ग्राफ है और इसमें जो e एजेस का सेट है उसमें हर एज e को एक पॉजिटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नंबर WE के द्वारा यदि हम अटैच कर दें तो G एक वेटेड ग्राफ कहलाता है। और जो ये नंबर है WE, इसको हम उस एज का भार या वेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या वेटेड ग्राफ का एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है और जो हमारे पास ये एक वेटेड ग्राफ है, उसमें जितनी भी एजेस हैं उनके साथ लिखी हुई संख्याएं हैं वो उसमें उस एज के उस स्कोर पर वेट को प्रदर्शित करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने V1 और V2 के बीच में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 वेट को रिप्रेजेंट करता है, V1 और V2 के बीच वाली एज को। सिमिलरली V5 से V8 के बीच में 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब V5 और V8 के बीच वाली एज का वेट 7 है। इन जनरल लाइफ, जो हमारी डे टू डे की लाइफ है, उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। मान लीजिए हमारे को किसी एक गांव से दूसरे गांव में मान लीजिए पानी की सप्लाई करनी है और हमें ये देखना है कि दो गांवों के बीच में यदि अपन पाइपलाइन बिछाते हैं तो कितना खर्चा आएगा, और हम इन गांवों को पाइपलाइन के द्वारा जोड़ दें तो हम कम से कम खर्च के अंदर पानी की सप्लाई कर सकें। इस तरह की समस्याओं में हम वेटेड ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब आता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, लघुत्तम मार्ग समस्या। तो वेटेड ग्राफ में जो वेटेड ग्राफ जी में यदि किसी स्पेसिफिक वर्टेक्स ए से किसी अन्य स्पेसिफिक वर्टेक्स बी तक हमें शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात करनी है तो हम उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, लघुत्तम मार्ग समस्या कहते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात करने के लिए हम डिकास्ट्रा का मेथड यूज़ करते हैं। अब ये डिकास्ट्रा मेथड क्या है ये मैं आपको आगे समझा रही हूँ। तो हमारे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालिए तो हम डिकास्ट्रा मेथड या डिकास्ट्रा एल्गोरिथम से हम शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात करते हैं। इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ओरिजिन से लेकर के जहाँ हमें डेस्टिनेशन, जहाँ तक हमें उसको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, उसको एक ऑर्डर में रखते हुए ओरिजिन को एक हम, जैसे अपन ने V1 से लेकर के मुझे मान लीजिए V6, तो हमने V1, V2, V3, V4, V6 तक लिख दिया। और फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक क्रम में रखते ओरिजिन को हम एक परमानेंट लेबल स्क्वायर के अंदर 0 लग करके और एक टिक का साइन असाइन करके, और बाकी की जितनी वर्टेक्स है उनको हम इन्फिनिटी लेबल दे देते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है हमने उसको स्क्वायर के अंदर 0 लिखा, एक राइट का साइन असाइन कर दिया, और जितनी भी बाकी की बची वर्टेक्स उन सबको हम इन्फिनिटी लेबल दे देते हैं। अब यदि किसी वर्टेक्स को परमानेंट लेबल नहीं मिला है तो इस नियम के अंतर्गत हम टेम्परेरी लेबल दिया जाता है, मतलब हमने जो राइट का साइन है वो नहीं लगाया हुआ है। और यदि VI वह वर्टेक्स है जिसे अभी अभी हमने परमानेंट लेबल, यानी हमने एक स्क्वायर से उसको बंद करके और राइट का चिन्ह लगा दिया है, तो जितनी भी VI से एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं हम उनको टेम्परेरी लेबल देंगे। और जिसका मान हम कैसे निकालेंगे कि मिनिमम ऑफ, अब क्या है VI को तो मिल चुका था और VJ उससे अटैच है, तो हम VJ को जो चिन्ह देना चाह रहे हैं मैं उसकी विधि बता रही हूँ। तो मिनिमम ऑफ VJ का जो पहले से पूर्व चिन्ह है वो कॉमा, और VI का पूर्व चिन्ह प्लस VI और VJ के बीच जो एज है उसका वेट, उसको हम लिख रहे हैं WVI VJ। इन दोनों में जो भी मिनिमम है उसको हम लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि सभी टेम्परेरी लेबल वाले वर्टिसेस में जो सबसे कम वैल्यू वाली वर्टेक्स है उसको हम परमानेंट लेबल यानी स्क्वायर दे के राइट का चिन्ह दे देते हैं। और ये स्टेप्स हम तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये है
एक आपको वेटेड ग्राफ दिया हुआ है और वेटेड ग्राफ में हमको इसमें कैलकुलेट करना है ए से जेड तक जाने में शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न जो दिष्ट भारित ग्राफ में शीर्ष ए से जेड तक के बीच न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने सबसे पहले मैंने आपको डिकास्ट्रा मेथड में क्या बताया, हम इनको जितनी वर्टिसेस हैं उनको क्रम में लिख लेते हैं। तो हमने ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक इनको एक ऑर्डर में लिख दिया। हमने सबसे पहले कहा कि हम जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम 0 लेबल करते हैं और वो भी परमानेंट लेबल कर देते। तो देखिए, मैंने फर्स्ट रो में इसमें लिखा है 0, उसको स्क्वायर से बंद कर दिया, यानी स्क्वायर के बीच में 0 लिख दिया, उसके ऊपर राइट का साइन लगा दिया और बाकी सभी को हमने इन्फिनिटी लेबल कर दिया है। अब नेक्स्ट रो में हम कैसे निकालेंगे, अब ए से जितनी वर्टिसेस हमारी जितनी वर्टेक्स हैं जो उसकी एडजेसेंट है, एक तो हमारे पास है ए से जुड़ा हुआ है बी और एक जुड़ा हुआ है सी, ये तो चेंज होगा ही। ए से डी, ए से जी, ए से हमारे पास में ई एफ जी, ये डायरेक्टली नहीं जुड़े, एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं हमारे पास ए के साथ बी एंड सी, जो वर्टेक्स हैं इनके चिन्ह तो बदलेंगे ही। अब कैसे हम उसको चेंज करेंगे, जब हम सेकंड रो बनाएंगे तो जो हमने परमानेंट लेबल दिया उसको तो हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब बी के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था एक मेथड मैंने आपको बताया था मिनिमम ऑफ, तो मैंने देखिए फॉर वर्टेक्स बी मैंने कहा मिनिमम ऑफ, हमने लिखा था वहाँ वी जे का पूर्व चिन्ह, तो हमने कहा बी का जो पहले वाला चिन्ह, अब यहाँ बी का पहले से चिन्ह क्या है, इन्फिनिटी। और फिर हमने कहा था ए का पहले वाला चिन्ह वो है 0 और दोनों के बीच ए बी के बीच का वेट दैट इज़ 4। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखिए बी का पूर्व चिन्ह इन्फिनिटी कॉमा और ए का पूर्व चिन्ह 0 और दोनों के बीच का वेट, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 4। तो हमारे पास जो जब हम सेकंड रो लिखेंगे तो हम उसमें बी के साथ लिख देंगे 4, जो आपको दिखाई दे रहा होगा बी के साथ मैंने 4 लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा सी। अब देखिए फॉर सी हमने क्या किया, मिनिमम सी का पहले वाला चिन्ह, सी का पहले वाला चिन्ह क्या है, इन्फिनिटी, और सी का पहले वाला चिन्ह इन्फिनिटी और ए का पहले वाला चिन्ह 0 और ए और सी के बीच का वेट दैट इज़ 3। तो हमने यहाँ क्या किया, सी का पूर्व चिन्ह कॉमा ए का पूर्व चिन्ह प्लस WAC वेट जो एज है ए और सी के बीच उसका वेट। अब देखिए वैल्यूज़ रखी तो मिनिमम इन्फिनिटी और 3 में से और इन्फिनिटी से मिनिमम है 3, तो हमने यहाँ पर इसको चिन्ह दे दिया 3। अब देखिए यदि मैं डी का चिन्ह निकालती हूँ जो कि ए से के एडजेसेंट नहीं है, तो देखिए डी का चिन्ह निकालने के लिए हमने क्या किया, बी का पूर्व चिन्ह हमारे पास में फॉर वर्टेक्स डी का पूर्व चिन्ह इन्फिनिटी और सी का पूर्व चिन्ह हमारे पास है, सी का पूर्व चिन्ह है हमारे पास इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर डी हम ले रहे एक हमारे पास डी का पूर्व चिन्ह हम फॉर डी निकाल रहे हैं मिनिमम डी का पूर्व चिन्ह और ए का पूर्व चिन्ह प्लस W और ए और डी के बीच की वेट। तो देखिए कितना आ जाएगा, यदि हम एक चीज़ और बता दूं, यदि VI और VJ के बीच कोई भी वर्टेक्स कोई भी एज नहीं है तो हम उसका वेट लेते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि ए और डी के बीच कोई भी एज नहीं है तो हम उसका वेट लेंगे इन्फिनिटी। जब हम डी का चिन्ह निकालेंगे तो डी का पूर्व चिन्ह हो गया इन्फिनिटी और हमारे पास में और डी का पूर्व चिन्ह हो गया इन्फिनिटी, ए का पूर्व चिन्ह 0 और प्लस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में से कोई भी मिनिमम होगा नहीं, इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो देखिए हमने यहाँ पे डी के नीचे इन्फिनिटी लिखा, सिमिलरली ए ई से, ए एफ से, जी से और जेड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमने उन सब की जगह इन्फिनिटी लिख दिया। अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की टेम्परेरी लेबल, उनमें सबसे मिनिमम कौन है, 3, 4 और 3 में से। तो हमने 3 को स्क्वायर में बंद करके और एक राइट का चिन्ह लगा दिया।
इस तरह से हमने सेकंड रो बना ली। अब हम थर्ड रो में भी सेम काम करेंगे। थर्ड के लिए हमने क्या किया, फॉर थर्ड रो सी के एडजेसेंट देखिए क्या क्या है हमारे पास में। सी के साथ, क्योंकि सी मिनिमम हो गया, परमानेंट लेवल हो गया, अब हम देखेंगे सी किस किस को चेंज कर सकता है। सी के साथ बी है, सी के साथ डी और सी के साथ ए लग एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। और क्योंकि बी का अभी तक परमानेंट चिन्ह नहीं है, परमानेंट चिन्ह को तो हम ऐसे कैसे उतार देंगे, लेकिन जो टेम्परेरी लेबल्ड हैं उनको हम अभी चेंज कर सकते हैं। तो सी के साथ बी, सी के साथ डी और सी के साथ ए, एक सी के साथ ई। सी के साथ ए क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले से परमानेंट लेबल्ड है, तो हमको तो उसको चेंज ही नहीं करना। अब उसके बचे हुए तो बी, डी और ई। अब बी, डी और ई को निकालने के लिए हमने सबसे पहले थर्ड रो में हमने क्या किया, सी के एडजेसेंट अब फॉर वर्टेक्स बी मिनिमम, बी का पूर्व चिन्ह और सी का पूर्व चिन्ह प्लस बी और सी का वेट। अब देखिए बी का पूर्व चिन्ह हो गया अपने पास में 4, बी का पूर्व चिन्ह है 4, फिर कॉमा किस किस का मिनिमम ले रहे हैं। अब हमारे पास हो गया बी का पूर्व चिन्ह 4 और सी का पूर्व चिन्ह था 3, और इन दोनों के बीच जो वेट है वो दे रखा है हमें 2, बी और सी के बीच। तो हमने क्या किया, हमारे पास हो गया 3, 4 और 3 प्लस 2 के बीच मिनिमम कौन है, 4, तो हमने वहाँ लिख दिया 4, ये लिख दिया हमने 4 फिर से, ठीक है। सिमिलरली हमने कैलकुलेट किया डी के लिए, तो डी का पूर्व चिन्ह इन्फिनिटी और सी का पूर्व चिन्ह 3 और डी और सी के बीच का वेट 3, दोनों में से मिनिमम हो गया 6। सिमिलरली हमने निकाला ई के लिए, पूर्व चिन्ह तो हो जाएगा डी, ई का पूर्व चिन्ह इन्फिनिटी, फिर हम लिखेंगे सी का पूर्व चिन्ह 3 और हम लिखेंगे जो हमारे पास में ई और सी के बीच जो भी वेट है, ई और सी के बीच वेट कितना है 6, तो हमने लिख दिया इसको 6, तो हमारे पास आ गया 9। अब देखिए मैंने थर्ड रो में क्या क्या लिखा है, 4, 3, 6, 4 एज इट इज़ आ गया, 3 परमानेंट लेवल था, ये 6 है पूरा बंद नहीं हो पाया, इट इज़ नॉट 16, इट इज़ 6, 6, 9, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। कोई अब इन्फिनिटी क्यों लिया है, क्योंकि इसके बीच में कोई एज ही नहीं है। अब हमने 4, 3 और 4, 6 और 9 में से सबसे मिनिमम कौन है 4, हमने क्या किया उसको स्क्वायर में लेकर के और परमानेंट लेबल कर दिया। सिमिलरली हम आगे की जो वैल्यूज़ हैं इसी मेथड से निकालते चले जाएंगे और हमें अब फोर्थ रो में हमें मिल ही चुका था 4, 3, 6, 9। अब नेक्स्ट जो हमें इस समय आ गया, क्योंकि 4 परमानेंट लेबल है, 0 परमानेंट है, 3 परमानेंट है, तो 6 और 9 में से मिनिमम कौन हो गया 6। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या हो गया, 6 परमानेंट हो गया, तो हमें 7 और 11 मिले, 7 मिनिमम है। फिर उससे नेक्स्ट रो में हमें 11 और 12 में से 11 मिनिमम है। नेक्स्ट रो में 12 और 18 मिला, जो परमानेंट है वो तो एज इट इज़ नीचे आते जाएंगे, 12 और 18 में से 12 परमानेंट और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 16। अब जब हम इसका पाथ लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 16 के ऊपर चेंज हो रहा है तो जेड तो लेना ही है, जो चेंज हो रहा है हम उसको लेंगे, तो हमने यहाँ किसको ले लिया जी को। अब इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है, 12 एज इट इज़ है तो इसे छोड़ देंगे और छोड़ के नेक्स्ट में हम लेंगे 11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब नेक्स्ट में हमारे पास में 12 के ऊपर 12, 11 के ऊपर 11, तो अब हम नेक्स्ट ले लेंगे 7। तो हम उल्टा चलते हैं और हम शॉर्टेस्ट पाथ को लिख देते हैं। तो हमारे पास जैसे देखिए जेड से पहले फिर जी आएगा, जी से पहले ई आएगा, चेंज होता चला गया जिसमें ऊपर चेंज हो रहा है। तो अब हमारे पास में 7 के ऊपर 9 चेंज हो रहा है, तो हम 7 को लेंगे, फिर हम 9 चेंज हो रहा है इसलिए 6 को लेंगे, 6 के ऊपर फिर 6 है इसे छोड़ देंगे। इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट पाथ का पाथ लिखते हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए उसके बाद हमारे पास सी पे गए थे, सी के बाद हम डी पे गए, डी के बाद हम गए हैं ई पे और ई जी जेड, इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ को लिखा जाता है। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल और लिया है, ये देखिए इसमें हमें निकालना था
ए से लेकर के जेड के मध्य शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था। तो सेम हमने यहाँ क्या किया, ए बी सी डी और ई एफ जी एच जी जेड तक टेबल बनाई और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे डिकास्ट्रा मेथड काम में लिया था हमने इस टेबल को बना करके और शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किया। इसको आप कर सकते हैं, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, यदि किसी ग्राफ को हम एक प्लेन में इस प्रकार ट्रेस कर सकें कि इसकी कोई भी दो एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें तो हम जी को प्लेनर ग्राफ कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक 5 का एग्जांपल लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं कोई जो दो वर्टेक्स हैं वो कटती नहीं है। कि जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हम ये जो अंदर एज आ रही थी इसको हम बाहर से ले लें, तो जो अंदर इसमें कट रही है इसको हम चाहें तो बाहर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास यदि हम ऐसा ड्रॉ कर सकें कि यदि इनकी दोनों कोई भी एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें तो वो समतलीय ग्राफ कहलाता है। यदि हमारे पास में किसी ग्राफ जी में एक प्लेन में इस प्रकार ट्रेस, यहाँ पर मैंने ये देखिए जो लास्ट में जो हमने ग्राफ ले रखा है हमने इसको क्या किया है, हम इसको जो ग्राफ दे रखा था इसको हम चाहें तो देखिए ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए अंदर से दो जो एजेस हैं उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे कि जो अंदर दो लाइनें दिखाई दे रही हैं उनको मैंने बाहर से ड्रॉ कर दिया अंदर वाली लाइन, या हम चाहें तो अंदर की दोनों लाइनें एज इट इज़ रह गई और जो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसको हमने बाहर खींच दिया। तो हम यदि इस तरह से ड्रॉ कर पाए हैं तो इसका मतलब ये एक प्लेनर ग्राफ है।